तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन उससे पहले 2-3 दिन के करंट अफेयर आपके मिस हुए हैं, तो उसके लिए सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बना नहीं पाई, कोई काम हो गया। लेकिन करंट अफेयर मतलब मैंने नोट ज़रूर कर लिए थे 2-3 दिन के। तो बस वीडियो अलग से नहीं बना। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पिछले 3 दिन के करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड होंगे। अगर कुछ छूटता है तो आगे के वीडियोस में वो आपको मिल जाएंगे, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पुदुचेरी में नए राज्य उपराज्यपाल बना दिए गए हैं क्योंकि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पे पुदुचेरी में अभी उपराज्यपाल होते हैं और सीएम होते हैं। तो नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। तो वो किसको बनाया गया है? सौंदर्य या फिर सुंदरा राजन या फिर सौंदर्या राजन बोल सकते हैं। साउथ का नेम है, थोड़ा सा अटपटे होते हैं। अगर आप पूरा नाम देखना चाहो तो डॉक्टर तिमिली साई सुंदराजन इनका नाम है, क्योंकि कई बार मान लो अपन ने याद किया है सुंदराजन और आ जाए तिमिला साई ऑप्शन में, तो अपन को लगेगा कि ये तो अपन ने याद ही नहीं किया था। तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर तिमिला साई सुंदराजन। क्योंकि अभी नियुक्त हुए हैं और बहुत ही विवादास्पद रही है। इनसे पहले वाली उपराज्यपाल जो थी किरण बेदी, इन यहाँ के पहले की उपराज्यपाल थी और उनको अपने मतलब उनको अभी हटाया गया है। यहाँ के जो सीएम हैं, सीएम का नाम भी याद कर लीजिएगा, नारायण सामी पुदुचेरी के सीएम हैं। सीएम वहाँ जो किरण बेदी हैं उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए थे कि राज्यपाल को हटाया जाए। उनका मानना था कि आरोप लगा रहे थे राज्यपाल पे, उपराज्यपाल पे, कि ये हमारे कार्यों में इंटरफेयर कर रही हैं और हमें ठीक तरह से कार्य नहीं करने दे रही हैं। तो इस वजह से एक तरह से बोल सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद चल रहा था, क्योंकि जो उपराज्यपाल और राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। और यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है पुदुचेरी में, और वो डिफरेंट पार्टी की सरकार है, आप सबको पता है। इसलिए थोड़े से विवाद और अक्सर मतभेद इसमें उभर जाते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा विवाद होने की वजह से किरण बेदी को हटा के अब वहाँ पे तिमिलासाई सुंदराजन को उपराज्यपाल बनाया गया है और नारायण सामी वहाँ के सीएम हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और घटना यहाँ पे हुई है कि जो सुंदराजन हैं वो पद पे आते ही उन्होंने, जो सरकार है नारायण सामी की, उनको फ्लोर टेस्ट कराने की आज्ञा दी है। फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि जब राज्यपाल को कभी यह लगने लगे कि जो सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है वो बहुमत में नहीं है, तो वो उनको फ्लोर टेस्ट अपना बहुमत साबित करने के लिए कुछ टाइम पीरियड देती है। और अगर बहुमत साबित हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो वो सरकार गिर जाती है, मतलब फिर से वहाँ पे फिर चुनाव करवाए जाते हैं। तो हुआ क्या है कि नारायण सामी के 4 या 5 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहाँ पे लगभग 32 सीटें पुदुचेरी में अभी हैं। और अभी जो वर्तमान स्थिति है, कांग्रेस और भाजपा के पास, दोनों के पास 14-14 सीटें रह गई है और 5 सीटों के जो विधायक हैं उन्होंने, जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब उपराज्यपाल को लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है सुंदराजन की नहीं, नारायण सामी की, उनके पास बहुमत नहीं बचा है। तो 15 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। तो जो भी पार्टी, मतलब अगर ये पार्टी सुंदराजन नारायण सामी की पार्टी है, अगर 15 सीटें ले आकर बहुमत साबित कर देती है तो सरकार रहेगी, वरना सरकार गिर भी सकती है। तो कुछ दिन की मोहलत उनको दी है अपना बहुमत साबित करने की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये सारा मुद्दा अभी पुदुचेरी में चल रहा है। भारत के मेट्रोमैन कौन हैं? तो सबसे पहले मेट्रोमैन का नाम है ई श्रीधरन। तो ये तो पहले से आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा भी होगा। ई श्रीधरन जी का नाम बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। अपने देश में मेट्रो लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है। लेकिन ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है? ये इसलिए चर्चा में है दोस्तों कि 88 साल के हैं और केरल के रहने वाले हैं, और केरल में अभी चुनाव आने वाले हैं। और अब जो श्रीधरन जी है ये चुनाव में उतर रहे हैं और भाजपा पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी है। तो इस वजह से चर्चा में है कि आने वाले चुनाव में ये भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और इनकी आयु है 88 ईयर्स। तो इसलिए एक फेमस पर्सनैलिटी जब किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। एक हमारे लिए, राजस्थान के निवासियों के लिए, वैसे तो पूरे इंडिया के लिए ही है, बट अपने लिए राजस्थान वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थल को वर्तमान में भू विरासत का दर्जा दिया गया है, जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया है? तो 12 का रामगढ़ क्रेटर है। आपने पहले भी पढ़ा होगा
कई वर्षों से 12 प्रयास कर रहा था, जिसे अब जाके दर्जा मिल गया है भू विरासत का, जियो हेरिटेज साइट का। तो सबसे पहले दोस्तों क्रेटर क्या होता है? क्रेटर एक वह आकृति होती है जो पृथ्वी के या तो किसी उल्कापिंड के टकराने से या फिर किसी ज्वालामुखी के बनने से जो अगर ज्वालामुखी उत्पन्न होगा तो यहाँ पे जो उसका मुंह होता है ज्वालामुखी का, यहाँ पे जो छिद्र हो जाता है तो वो एक खड्डा हो जाता है, तो वो जो बनता है उसे क्रेटर कहते हैं। या फिर अगर मान लो पृथ्वी के कोई उल्कापिंड टकराता है तो यहाँ पे खड्डा हो जाता है, उसे क्रेटर कहते हैं। इस तरह से क्रेटर का निर्माण होता है। और दोस्तों ये जो क्रेटर है, भारत में 3 ही क्रेटर आज तक हैं। पहला तो लोनार झील है जो महाराष्ट्र की बुल्ढाना ज़िले में है, और दूसरा दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में भी एक क्रेटर बना हुआ है। और अब हमारे राजस्थान में बारां के रामगढ़ में, ये बहुत साल पुराना है लेकिन भू विरासत का दर्जा इसे अभी मिला है, तो बारां के रामगढ़ क्षेत्र में भी एक अंगूठी नुमा एक पहाड़ी है, उसको क्रेटर का दर्जा दिया गया है। और क्रेटर तो था ही, खैर भू विरासत का दर्जा दिया गया है। इसके जो व्यास है 3.2 किलोमीटर यह है, मतलब इस तरह से गोलाई है इसकी, और 200 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर, 200 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो यह देश का तीसरा और प्रदेश का पहला क्रेटर है। ये इम्पोर्टेंट है। इसे जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, तो पर्यटन के क्षेत्र में बारां का नाम अब विश्व पटल पर उभर के आएगा, और हमारे लिए करंट के लिए भी और जीके का क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। आगे चलते हैं। IPL 14 के 2021 के संस्करण के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? दोस्तों राजस्थान की टीम जो चुनी गई है राजस्थान रॉयल्स की, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी हमने राजस्थान रॉयल्स ने कौन से खिलाड़ी को खरीदा है सबसे अधिक दामों में? तो दक्षिणी अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं क्रिस मॉरिस, उनको सबसे महंगे खिलाड़ी 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो सारे खिलाड़ियों का नाम ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम तो हम याद रख ही सकते हैं। तो क्रिस मॉरिस हैं, और ये कहाँ के हैं? दक्षिणी अफ्रीका के, और ऑलराउंडर ये हैं। अब राजस्थान में विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं वो कितनी सीटों पे होने वाले हैं? दोस्तों 4 सीटों पे होने वाले हैं। मैंने पहले आपको कई बार पढ़ा दिया है पहले वाली न्यूज़ में कि 4 विधायकों की हमारी मृत्यु हो गई है, तो राजसमंद में, सहाड़ा में, वल्लभ नगर में, सुजानगढ़ में। ठीक है, इन 4 में उपचुनाव होने वाले हैं। तो अब आप ये बताइएगा कि इन चारों में कौन कौन से विधायक की मृत्यु हुई है, जो कौन कौन से विधायक कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, सुजानगढ़ से कौन थे, और अभी फरवरी लास्ट और मार्च शुरुआत में इनके उपचुनाव होंगे, और फिर से इन क्षेत्रों के लिए नए विधायकों का चुनाव होगा, और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दे दूँगी। इतनी देर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में किसके द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के ड्राफ्ट का अनावरण किया गया? ह्यूमन इन स्पेस मतलब स्पेस में ह्यूमन को ले जाने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया वो किसने तैयार किया है? तो दोस्तों वो हमारे इसरो ने ही तैयार किया है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों K. Sivan है, और इसरो का लक्ष्य है कि दिसंबर 2021 तक हम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की पूरी तैयारी कर लें। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इसके लिए इसरो ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का ड्राफ्ट पेश किया है। सक्षम पोर्टल किससे रिलेटेड है? दोस्तों कई बार ऐसे पोर्टल का नाम देके बस इतना पूछेंगे हमने, क्या तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर किस विभाग द्वारा जारी किया गया है, और ज़्यादातर यही पूछते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों प्रौद्योगिकी सूचना पूर्व अनुमान और मूल्यांकन परिषद तो द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और किस क्षेत्र हेतु लॉन्च किया गया है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के श्रमिकों को जोड़ने हेतु। MSME क्षेत्र के जितने भी हमारे श्रमिक हैं उनको इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है। सक्षम की फुल फॉर्म है श्रमिक शक्ति मंच। यह एक ऐसा डायनामिक पोर्टल है जो देश भर में MSME और अन्य उद्योगों की ज़रूरतों और श्रमिकों के कौशल को जोड़कर साझा मंच प्रदान करेगा। दोस्तों मतलब MSME क्षेत्र में जितने भी श्रमिक काम करते हैं वे इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और मतलब जितने भी ये इंडस्ट्री होती हैं वो यहाँ से इन मज़दूरों को ले सकते हैं। मतलब एक जगह मज़दूरों को भी एक मंच मिल जाएगा और उद्योगपतियों को भी एक इससे मंच मिल जाएगा, जिनको श्रमिक आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है? कोविड योद्धा स्मारक जो कोविड-19 में कार्य करते हुए दोस्तों जिन लोगों ने अपनी जान दे दी उनको कोविड योद्धा, कोविड वॉरियर हम बोलते हैं, उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है। तो वो
बनाया जाएगा तो वो कहाँ पे बनाया जाएगा। ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने घोषणा की है कि कोविड महामारी से लड़ते हुए, मतलब उस लोगों को बचाने के लिए लड़ते हुए जिन लोगों ने अपनी जान दी है, कोरोना वॉरियर्स जो थे, उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा। तो यह उड़ीसा में बनाया जाएगा, ओडिशा में बनाया जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म की स्थापना की योजना को मंजूरी दी है? तो वो देश है दोस्तों दक्षिणी कोरिया। ऑफशोर विंड फार्म मतलब पवन ऊर्जा बनाई जाएगी, लेकिन किनारे जो होते हैं, किनारों के आसपास वाले क्षेत्र में, तो उनको बोलते हैं ऑफशोर विंड फार्म। तो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म बनेगा दक्षिणी कोरिया में। हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन हो रहा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश वह राज्य है जहाँ पे 3 दिवसीय मांडू महोत्सव, यह उसी तरह का अपनी एक संस्कृति कला को प्रदर्शित करने का महोत्सव है। जिस तरह से अपने यहाँ पे नहीं होते मरु महोत्सव, पतंग महोत्सव, उसी टाइप का एक महोत्सव मध्य प्रदेश में होता है। तो हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि यह किस राज्य से रिलेटेड है। तो यह मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। हाल ही में अफ्रीका कि गिनी में इबोला फिर से सक्रिय हुआ है। तो इबोला का संबंध किससे है दोस्तों? इबोला वायरस का नाम हमने सबने सुना था। 2016 में दक्षिण अफ्रीका पूरे में ही ये महामारी फैली थी, और फिर से इस महामारी के कुछ मरीज हमें मिले हैं। और इस महामारी का संबंध किससे है दोस्तों? जब ये महामारी मतलब ये बीमारी हो जाती है तो नसों से रक्तस्राव होने लगता है, हमारी जो नसें हैं उनसे रक्त बहने लगता है। तो दोस्तों वैसे तो इबोला का टीका अभी बना लिया गया है, लेकिन हर एक व्यक्ति तक वो पहुंचा नहीं है, तो इस वजह से इसका डर अभी भी कायम है। लेकिन अभी इसका भी टीकाकरण चल रहा है, तो उतनी खतरे की बात नहीं है। लेकिन यह जो महामारी है वह वैसे कोरोना से भी खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें जान जाने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 57,000 से ज़्यादा जल संरचनाओं का लोकार्पण किस कार्यक्रम के तहत किया है? तो इस कार्यक्रम का नाम था दोस्तों जलाभिषेकम कार्यक्रम। तो हमारे से ये भी पूछ सकते हैं कि जलाभिषेकम कार्यक्रम किससे रिलेटेड है ना? तो सबसे पहले तो यह मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम था जिसको लॉन्च किया है, मतलब लोकार्पण उसका किया है राजनाथ सिंह ने। अब इस कार्यक्रम में किया क्या गया दोस्तों? इस कार्यक्रम में जो लॉकडाउन लगा था हमारा कोरोना की वजह से, उस लॉकडाउन में मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दोनों योजनाओं को मिलाकर जो मजदूर हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 2,000 करोड़ की लागत से भी अधिक लागत के जल संरचनाओं का निर्माण किया गया था, और इसका वर्चुअल लोकार्पण किया है राजनाथ सिंह ने। इनका निर्माण किया था। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि मनरेगा और कृषि सिंचाई योजना में जो बजट मिला था उसके तहत अपने प्रवासी मजदूरों को और अपने राज्य के मजदूरों को रोजगार दिया, और उसके तहत जल संरचनाओं का कहीं बावड़ी बनवा ली, कहीं तालाब बनवा लिया, कहीं कुएं खुदवा लिए, कहीं नहरें बनवा ली। ऐसे 2,000 करोड़ से भी अधिक लागत की इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, जिससे एक तरफ तो क्या हुआ कि प्रवासी मजदूर और इनके स्वयं के मजदूरों को रोजगार मिला, और दूसरी तरफ हुआ कि जल संरक्षण के लिए इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बना ली कि आने वाले मानसून सीजन में उनमें जलाभरण हो जाएगा, और इससे मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो इन्होंने एक तरह से अपने लॉकडाउन का पॉजिटिव यूज़ इस क्षेत्र में किया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल में 100 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? T20 इंटरनेशनल में 100 मैच किस टीम ने जीते हैं? तो वो टीम है दोस्तों पाकिस्तान। वैसे हम इंडिया की चीज़ें ही पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा खास पड़ोसी देश है, और हमारे इसकी भी खबरें इतनी इंपॉर्टेंट रहती है अगर कोई बड़ी चीज़ होती है तो, जितनी इंडिया की है। तो पाकिस्तान देश की क्रिकेट टीम जो है दोस्तों, उन्होंने T20 में 100 मैच जीते हैं लगातार, और ऐसा करने वाली वह विश्व की पहली टीम है अभी तक। ठीक है। अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? ये मैंने पहले भी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। अभ्युदय योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उसमें जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनको मुफ्त में कोचिंग देगी सरकार। जैसे कि यूपीएससी हो गया, फिर यूपीपीएससी हो गया, या फिर जो साइंस के भी एग्ज़ाम होते हैं उन सबकी कोचिंग इसमें दी जाएगी, और यह मुफ्त में सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, और इस योजना को नाम दिया गया है अभ्युदय योजना। तो ये थे दोस्तों आज के और पिछले 1-2 दिन के कंबाइंड करंट अफेयर। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।